इसमें कोई शक नहीं कि 2024 के परिणाम अखिलेश यादव के पक्ष में थे कि अखिलेश यादव ने एक तरीके से पिछड़ा बनाम अगड़ा की लड़ाई लड़ी थी पॉलिटिकली। भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े कर्णधार हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अपनी लाइन पर चल रहे हैं। जैसे कट्टर हिंदुत्व की बातों करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार का परफॉर्मेंस नंबर 1 है। लगता है कि यूपी की सियासत में ये दो मुद्दे इस बार चुनावों में रहने वाले हैं, चाहे वो राम मंदिर चंदा चोरी मामला हो या जो जंदी आंदोलन है जो चला है देश में। हम उसको जन जी का बहुत जेन्युइन प्रतिनिधित्व नहीं मानते हैं। नंबर 2 बात, हाँ, ये जो राम मंदिर की चंदा चोरी हुई है, ये चंदा चोरी एक विषय है। तो आप जब अगर किसी चीज का लाभ लेते हैं तो हानि के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये विषय गंभीर है। बांकीपुर यानी बिहार में दतिया हारे हैं कल, और दतिया, ये 2 चुनाव जो हुए हैं थे तो छोटे चुनाव, लेकिन इनकी भी गूंज दूर तक जाने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बेहद तेज हो रखी हैं और तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपने चुनावी सर्वे करा रही हैं। बीजेपी ने भी हाल ही में वो सर्वे कराया है जो कि इंटरनल सर्वे है और उसकी जानकारी ये आई है कि बीजेपी उस चुनावी सर्वे के अनुसार करीब 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जिनको वो हार सकती है, जिन पर उनका कब्जा है अभी। और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी इसी कवायद में लगे हुए हैं, जानने में लगे हुए हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या वाकई में बीजेपी को नुकसान हो रहा है या बीजेपी कोई नया फार्मूला लेकर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो पीडीए फार्मूले के तहत इस चुनाव में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये फार्मूला उनके लिए काम करेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में उसी के जरिए उन्होंने संसदीय चुनावों में बड़ी बहुमत जीत की थी। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है लखनऊ से, जो कि लखनऊ की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर चुनावी राजनीति में चल क्या रहा है। स्वागत कीजिए मेरे मेहमान का। हेमंत तिवारी सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। हेमंत सर, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी जितेंद्र जी। हेमंत सर, राजनीतिक इतिहास सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का कैसा रहा है कि जो चुनावी दल होते हैं अपनी तैयारियां लगातार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा ऐसा प्रदेश है जहाँ की जो नब्ज होती है ना, उसको टटोलना बड़ा मुश्किल हो पाता है। बीजेपी उसी नब्ज को टटोलने में लगी हुई है, लेकिन 2 वर्ष सत्ता में है। चुनावी सर्वे कराए जा रहे हैं, जो सर्वे के परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं उनके लिए भी। आपने भी उनको बखूबी देखा होगा, समझा होगा कि कैसे वो परिणाम आए हैं। 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जिनको हो सकता है कि बीजेपी हार जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और नेताओं का जुड़ाव जनता से कम हो रहा है। नीतियां सरकार की ऐसी हैं, तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जनता पशुपेश की स्थिति में है कि इस बार क्या तो किया जाए, किसको वोट दिया जाए। आपका क्या अनुमान है सर कि जो सर्वे चल रहे हैं, जो पार्टियां करा रही हैं, बीजेपी की खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ, क्या वाकई में स्थिति ऐसी है कि सर बीजेपी काफी स्थिति डामाडोल है और 60-70 सीटें हार सकती है ऐसी, या कुछ और स्थिति है सर आपके हिसाब से? देखिए, जो सर्वे है जिस किसी ने कराया, जी। मुझे तो नहीं पता कि बीजेपी ने कराया, और बीजेपी अगर कराएगी तो किसी को बताएगी नहीं कि हम सीटें हार रहे हैं। बिल्कुल। एक आध मीडिया हाउसेज के सर्वे हमने देखे हैं सरसरे निगाह से, लेकिन इस तरह के सर्वे बहुत विश्वसनीय नहीं होते हैं। आमतौर पे इस तरह के सर्वे ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा दूर रहते हैं। तो मैं एकदम से नहीं कह रहा हूं या नहीं कह सकता हूं कि ये सर्वे ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, लेकिन ये सही भी नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, एक बात आपको बता दें कि कोई भी सरकार अगर 2 बार लगातार किसी स्टेट में बनी हुई है जी। तो तीसरी बार उसको दिक्कतें तो होती हैं। बिल्कुल सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि इकलौती ऐसी पार्टी जिसने हाल के दिनों में ये जो सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी होती है, इस फैक्टर को डिफ्यूज किया है, इसको गलत भी साबित किया है। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जमीन कब क्या करे, किसको अंगीकार करे और किसको अस्वीकार करे, ये आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है
कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्थिति मुकाबले की है। हम्म। अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग सोच रहे हों कि एकदम से आएंगे फिर से सरकार बना लेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम्म। लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई को जो मुख्य पोजीशन है यानी समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव ने ठीक वही शक्ल देने की कोशिश की है, जो तरीका, जो पैमाना उन्होंने हम्म। 2024 में आजमाया था, पीडीए और वाला। वो कामयाब रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि 2024 के परिणाम अखिलेश यादव के पक्ष में थे। और उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश में एक कमाऊ पूत जैसे स्टेट के तौर पे जाना जाता था, मतलब कि अगर दूसरे सूबों में हार गए या हम्म। वहां की जो डेफिसिट रही उसको उत्तर प्रदेश पूरा करता था। उत्तर प्रदेश से इतनी बढ़त मिल जाया करती थी, चाहे 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे जी। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो। लेकिन 2024 में अखिलेश का जो पीडीए था, अब हम्म। पीडीए तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मैं लगातार हमेशा ये कहता था उस वक्त जी। भी, और आज भी कहता हूं, कि अखिलेश यादव ने एक तरीके से पिछड़ा बनाम अगड़ा की लड़ाई हम्म। लड़ी थी पॉलिटिकली। तो उसके परिणाम तमाम अन्य कारक थे, जिसके नाते समाजवादी पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी निराशा लगी उत्तर प्रदेश से। तो प्रश्न यही होता है कि जो भी कारण थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन कारणों को दूर करने का सार्थक और सकारात्मक यत्न किया है बिल्कुल सर। या नहीं किया है? अगर हम्म। नहीं किया है तो 2024 के जो परिणाम थे, उनको अगर आप असेंबली सेगमेंट वाइज ट्रांसलेट कर दें, तो इसका हम्म। मतलब अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार है। बिल्कुल। लेकिन दरअसल यही तो है कि जो अंक गणित में होता है, आवश्यक नहीं कि हम्म। राजनीति के गणित में भी वही हो। बिल्कुल हो, सही बात है बहुत से सर। ऐसे समीकरण होते हैं जो अलग हो जाते हैं, जो उल्टे पड़ जाते हैं या जो किसी के पक्ष में चले जाते हैं। तो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो रिसेंट पास्ट रहा है, हम आप सभी जानते हैं कि वो ऐसा रहा है कि उन्होंने टारगेट रखा और उसको अचीव किया। हम्म। 2022 में भी अगर आपको याद हो, जब असेंबली के इलेक्शन थे, तो अखिलेश यादव एकदम कॉन्फिडेंस से लेवरेज थे। बल्कि मैं तो बार बार कहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनकी सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन ऐसा नहीं हम्म। हुआ। नहीं हुआ। मैंने उस वक्त भी लगातार जितेंद्र जी कहा, लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और ये संभव है कि 2017 जैसे परिणाम न हो, तब हम्म। बम्पर बहुमत न हो, लेकिन जो बहुमत होगा वो अच्छा खासा होगा। और अखिलेश यादव लड़ाई में बहुत ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे, नतीजा वही हुआ। हम्म। लेकिन 2022 और 2027 में 5 साल का फर्क है। 5 साल सरकार चलाने का मौका दोबारा मिला है योगी आदित्यनाथ को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी। तो बहुत सी चीजें हैं, यहाँ भी सरकार चलाने में भी कुछ ऊंच नीच हो सकता है। बिल्कुल। बहुत से विषयों पर, बहुत से मुद्दों पर जनता की नाराजगी हो सकती है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि सर मैं वही आपसे समझ रहा हूँ, ये आपने एक बात बोली थी सर, हेमंत सर, आपने एक बात बोली थी कि 2024 में जब चुनाव हुए थे संसद के, उसमें बीजेपी ने काफी कुछ खोया था। अखिलेश का जो फॉर्मूला था वो उसके लिए कामयाब रहा। क्या बीजेपी ने सबक लिया है उससे? जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर सबक नहीं लिया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी पर बीजेपी ने उस चुनाव से सबक लिया है और अपने आप को जमीन पर उन मुद्दों पर मजबूत किया है? या फिर जो रवैया रहा है, हमने देखा है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई चल रही है यूपी में, वो देखने में आई है बीजेपी के खिलाफ वो जा रही है। तो क्या वो फैक्टर बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा सर? अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई अखिलेश ने लड़ी थी वो कहीं ना उनके पक्ष में जा रही है। हमने देखा है सर कि जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय और तमाम जो अगड़ा समाज है वो लामबंद हुए, मीटिंगें की, बीजेपी को ये तक कहना पड़ा कि मीटिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये मान के चला जाए कि हाँ, बीजेपी ने 24 से वो सबक नहीं लिया है, उसको सही नहीं संभाल पाई है वो, और अखिलेश कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हो रहे हैं? देखिए, जातियों के बारे में, जाति सम्मेलनों के बारे में, हम्म। जाति गोलबंदी के बारे में ये सरकारें कुछ भी कहें, जी। लेकिन जो राजनीति हो रही है
उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में, जिसको हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, बिल्कुल। वहां आप जातियों को गिने बना बगैर, हम्म। आप हम्म। जातियों को गोलबंद किए बगैर, नहीं लड़ आप सकते। जातियों को जोड़े बगैर आप स्टैंड नहीं कर सकते हैं। और ये मजबूरी है, क्योंकि हम्म। उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से कांग्रेस जैसी पार्टी ने जातीय गोलबंदी, जातियों को की लामबंदी नहीं की, और नतीजा क्या है कि आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में उनके खाली 2 विधायक हैं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ गिना नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश बिगड़ा तो कांग्रेस के लिए पूरे देश में हालात बिगड़ गए। तो ऐसी हम्म। सूरत में जातियों को पकड़ना जरूरी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इस देश के। 2013 में जब उनको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए एक ओबीसी को चुना है। सुना है। तो इसका एक बहुत बड़ा संदेश गया, और इसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और हम्म। आपने देखा होगा 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, हम्म। गैर यादव ओबीसी जातियों ने टूट करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। टूट के मतलब दिल खोल करके, चप्पड़ फाड़ करके वोट बिल्कुल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यह सिलसिला खाली 2014 तक नहीं सीमित रहा, 2017 के असेंबली इलेक्शन में यह सिलसिला और बढ़ गया। और बढ़ गया था। दो, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी ये मामला जमा रहा। और 2022 के असेंबली इलेक्शन में जब अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट थे, को जीत रहे हैं, हम्म। तब जातियों की इसी पकड़ ने, इसी गोलबंदी ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर फिर बहुत से जिताया था। शानदार तरीके से सत्ता दिलाई। बिल्कुल। लेकिन 2024 में ओबीसी की कई गैर यादव जातियों के टूटने की स्थिति हमने देखी भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो एक बार टूट के वोट देते थे, और वही टूट गए, मतलब इनसे अलग हो गए और अलग हो अखिलेश गए। यादव खेमे में चले गए। तो क्या जरूरत थी कि इन जातियों को पकड़ा जाए, इन हम्म। जातियों को वापस अपने पाले में फिर से किया जाए। 27 जीतना है, तो उसके तहत तो एक कुर्मी बिरादरी का अध्यक्ष बनाया बिल्कुल। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। और पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी के साथ, हालांकि आप देखिएगा 2022 के जब असेंबली इलेक्शन थे, उस हम्म। वक्त भी कुर्मी बिरादरी के ही अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह। सुखदेव सिंह। और और इस जात से जुड़े नेताओं को थोड़ा तवज्जो दी। हम्म। लेकिन मैं इसको बहुत पर्याप्त नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि हम्म। अभी भी टूटन है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े कर्णधार हैं उत्तर प्रदेश में, हम्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो बिल्कुल। अपनी लाइन पर चल रहे हैं। जैसे हम्म। कट्टर हिंदुत्व की बात वो करते हैं, बिल्कुल। कट्टर हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। तो उनको आपने देखा होगा कि 1.5-2 महीने के बीच दौरान वो बहुत से जिलों में गए, बहुत दौरे हम्म। उन्होंने किए, दौरे किए कई हर सारे। जगह डेवलपमेंट की सौगातें दी, तो वहां जनसभा को भी संबोधित किया। और करीब हर जनसभा में उन्होंने अपनी लाइन की जो बात है उसको लोगों के सामने रखा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपको ध्यान होगा, कई जगह उन्होंने कहा कि वो बरेली का एक मौलाना बहुत हम्म। उछल कुशल रहा रहे था, थे। बिल्कुल। उसको हमने ठंडा कर दिया। हम्म। जैसे उन्होंने शामली की बात की, संबल की उन्होंने बात की। संभल की बात की, बिल्कुल। उन्होंने गाजी गाजी मियां और सुहेल देव की बात की। हम्म। मतलब वो अपनी लाइन पे चल रहे हैं, उनकी लाइन सही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो चुनाव में काफी नहीं है। थोड़ा समय है, हम्म। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम्म। 2024 में जो सबसे बड़ी चूक हुई थी वजह लोगों से। सामने आई, उस 2 बड़ी वजह थी। एक तो ये कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने और रिजर्वेशन खत्म करने वाला शगुफा जो था, भागवत ये साहब ने चल छोड़ गया दिया। था लोगों के बीच में, बिल्कुल भागवत साहब ने जो ये बोला था। लोगों में पहुंच गया। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी इसको जमीनी स्तर पर खारिज नहीं कर पाई थी। दूसरी बात, हम्म। अखिलेश यादव ने बहुत 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 स्मार्टली, बहुत प्लान तरीके से टिकट बांटे। हम्म। और आपने देखा कि शेड्यूल्ड कास्ट से जुड़े गैर जाटव कितने सांसद उनके जीत करके लोकसभा पहुंचे। हम्म।
उन्होंने ओबीसी जात के कैंडिडेट्स को अच्छी खासी संख्या में टिकट दिए, तो वो अपनी लाइन पे चले, अपनी लाइन में वो कामयाब रहे। तो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरे जो नॉन परफॉर्मर्स हैं हम्म। विधायकों में, उनके टिकट काटने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। हम्म। 2022 की तरह अगर उन्होंने किया कि हम्म। पहले तय था कि 30 से 35%, 40% तक सिटिंग विधायकों को टिकट कर सकते हैं, जी। लेकिन दबाव में नहीं जब काटे थे। तीन जब तीन बड़े चेहरे जो योगी सरकार में शामिल थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हम्म। और ये दारा सिंह चौहान, और जो आपके सहारनपुर से आते हैं धर्म सिंह सैनी, ये तीनों लोग इकट्ठे जब भाजपा छोड़ करके और सरकार छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए, तो एक झटका लगा और भारतीय जनता पार्टी अपने उन विधायकों का भी टिकट काटने की हिम्मत नहीं कर पाई हम्म। जिनके बारे में ये प्रतीत होता था कि चुनाव हार जाएंगे, जिनके बारे में सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल सर्वे थे वो कहते थे कि चुनाव हार जाएंगे। तो दिक्कतें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हम्म। दिक्कतें होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जितेंद्र जी, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा हो होते हैं, जाते लेकिन हैं। बिल्कुल। एक बात जो सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि एक बड़ा मुद्दा जो लगातार कई चुनावों में बड़ा मुद्दा रहा है, और जिस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी है। जाती रही हैं और आती रही हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का है। तो लॉ हम्म। एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ की उसका सरकार कोई का मुकाबला नहीं परफॉर्मेंस है। नंबर 1 है। बिल्कुल। इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उनके साथ है। दूसरी, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की जो भी कोशिशें शुरू हो गई हैं और जो आगे ज्यादा धार लेंगी, वो कितना प्रभावी होंगी, इस पर भी निर्णय करेगा लेकिन कि लेकिन हेमंत जनता साहब, का इसमें एक फैसला सवाल किस ये तरह उठता के है कि साथ जो होगा। आप जो धार्मिक आधार की बात कर रहे हैं, क्या राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा जनता के दिलों तक पहुंचा है कि नहीं, बीजेपी ने गलत किया है इसको लेकर? और जिस तरीके से जो जनजी आंदोलन अभी चला नौकरियों को लेकर, एग्जाम को लेकर यूपी में, हालांकि पिछले कुछ समय हमने देखा है कि एग्जाम वहां पे पहले ही पेपर लीक हुआ करते थे, क्या ये दो मुद्दे आपको लगता है कि किसी भी सभी दलों को हिट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए भी, और नुकसान दे रहा है राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा, और सबको फायदा दे रहा है? वो लगातार हमने देखा विधानसभा में भी आज भी किस तरीके से तमाम हंगामा हुआ है, और जनता आंदोलन को लेकर वो बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यूपी की सियासत में ये दो मुद्दे इस बार चुनावों में रहने वाले हैं, चाहे वो राम मंदिर चंदा चोरी मामला हो, या जो जंदी आंदोलन है जो चला है देश में, एक नई लहर सी दौड़ पड़ी है युवाओं में कि सरकारें, नरेंद्र मोदी सरकार हो या यूपी सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, वो पेपर लीक को लेकर सहज नहीं है? क्या ये मुद्दे आपको लगते हैं कि यूपी में कहीं ना कहीं बैठेंगे इस बार के चुनावों में? देखिए, पेपर लीक तो कोई मुद्दा नहीं बनने वाला है, मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल नजर नहीं आता है। ठीक है। और पेपर लीक का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव और उसकी बहुत ज्यादा हलचल मैं उत्तर प्रदेश में नहीं देख पा रहा हूँ, हम्म। क्योंकि जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जिस तरीके का पार्टिसिपेशन वहां रहा, हम उसको जन जी का बहुत जेन्युइन प्रतिनिधित्व नहीं मानते हैं। बिल्कुल नंबर 1 बिल्कुल। बात। नंबर 2 बात, हाँ, ये जो राम मंदिर की चंदा चोरी हुई है, ये चंदा चोरी एक विषय है जिससे भारतीय जनता पार्टी अभी उबर नहीं पाई है। हम्म। और इसके लिए बेहद जरूरी है कि जो सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नई एसआईटी का गठन किया है, या पहले जो एसआईटी की जांच करा रही थी, उसके लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है, बल्कि अनिवार्य हो गया है कि जो असली कल्प्रिट हैं चंदा चोरी के, उनको जरूर दंड दिया जाए, चाहे वो कितने बड़े प्रभावशाली, कितने ताकतवर क्यों न हो। हम्म। इससे एक संदेश जाएगा कि गया है। चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश हुई है। हम्म। वैसे तो इस बात के इनकार नहीं किया जा सकता कि यह आस्थावान लोगों को चोट पहुंचाने वाला एक प्रकरण रहा है, हम्म। और भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी इस विषय से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली में सरकार आपकी है, लखनऊ में सरकार आपकी है। आपने हमेशा राम मंदिर के विषय को हमेशा टॉप पे रखा। बिल्कुल। मतलब मंडल कमंडल की राजनीति का दौर शुरू होने के बाद से हमेशा हर चुनाव में ये हम्म। राम मंदिर का इशू आपकी प्राथमिकता में रहा, आपके चुनावी घोषणा पत्र में रहा। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंदिर के निर्माण निर्माण के बाद उसकी जो शुरुआत हुई, उसके जो बड़े बड़े
उत्सव हुए, उन जी। सब में बढ़ चढ़ करके बात हिस्सा चाहिए। लिया। तो बिल्कुल। आप जब अगर किसी चीज का लाभ लेते हैं तो हानि के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये हम्म। विषय गंभीर है, और स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप हम्म। ये विषय या इस तरह के जो अन्य विषय हैं उससे कैसे अपने आप को बचाया जाए या कैसे उसको सुधारा जाए, इस पे जरूर इनकी कोई रणनीति चल रही होगी। वैसे मैं बता दूं आपको जितेंद्र जी, जी सर। ये यूपी का इलेक्शन है और ये भारतीय जनता पार्टी है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी जब चैलेंज करके महाराष्ट्र जीत लेती है, जब बंगाली चैलेंज स्थिति है। करके बंगाल जैसा असंभव सा किला ममता बनर्जी का ढहा सकती है, असम जीत लेती है और बीच में बिहार जीत लेती है, पहली हम्म। बार अपना मुख्यमंत्री वहां बना लेती है, तो फिर उसके लिए उसके प्लानिंग में कोई न कोई बड़े जरूर विषय होंगे। हम्म। उसके उसकी जो सेना है उसके पास बहुत से ऐसे असलहे होंगे जो बड़े कारगर हो सकते हैं। हम्म। वैसे इसी बीच में बांकीपुर यानी और बिहार बराबरी में दतिया हारे हैं और कल। और दतिया, ये दो चुनाव जो हुए हैं थे तो छोटे चुनाव, लेकिन इनकी भी गूंज बड़ा है। दूर पिक्चर तक बड़ी है। जाने वाली है। बिल्कुल। तो थोड़ी दिक्कतें तो हैं, लेकिन अब हम्म। यहाँ एक बात और आप देखिए उत्तर प्रदेश की, जी। बहुत सी परिस्थितियां अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के अनुकूल हैं, लेकिन हम्म। 2.5 वर्ष करीब 2.25 साल हो गए चुनाव हुए लोकसभा का, जब अखिलेश जी। यादव को कितनी बड़ी कामयाबी मिली थी। बिल्कुल। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके 2019 में खाली सोनिया गांधी एकमात्र सांसद उत्तर प्रदेश थी, राहुल गांधी तक चुनाव हार गए थे, हम्म। उसके 6 सांसद हो गए। जी। उनके पास 25 महीने का वक्त, ये चुनाव अच्छे चुनाव परिणाम उनके पक्ष में जो आया था, 25 महीने में अगर अखिलेश यादव हर महीने खाली 3 जिलों में गए होते तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले अब तक कवर कर चुके और होते। चुके होते हैं। अपने बिल्कुल। अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं हम्म। में ऊर्जा का संचार कर चुके होते, एक स्पार्क जगा चुके होते। लेकिन इसको इसके बजाय उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हम्म। अपनी राजनीति की, मतलब आप इतने बड़े विपक्ष हैं, इतनी बड़ी आपको कामयाबी मिली है, तो आपको फिर जमीन पर रहना चाहिए। ठीक उसी तरीके जैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, चुनाव अगर हार गए या हम्म। सरकार उनकी चली गई तो बिल्कुल, साइकिल बैठते लेके चले नहीं थे, जाते थे। आराम नहीं करते थे, हम्म। सीधे कोई न कोई आंदोलन छेड़ देते थे, जनता के बीच में चले जाते थे। तो पब्लिक के बीच में अपीयरेंस का एक डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिट पॉलिटिकोज को मिलता है। हम्म। अखिलेश यादव ने अपने आप को इससे वंचित किया है, ये तो उनकी गलती है। अगर उन्होंने रफ्तार और धार दी होती, एक राउंड उत्तर प्रदेश को छान दिया होता अब तक, मतलब समूचे उत्तर प्रदेश में एक एक चक्र उन्होंने दौरा कर लिया होता, तो आज सीधे सीधे देखने लगता कि बिल्कुल। माहौल बिल्कुल। उनके पक्ष में है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मेरा मानना है कि अभी टक्कर के हालात उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में सरकार क्या करती है, क्या कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम्स लाती है हम्म। या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है जिससे जाति गोलबंदी उसकी मजबूत हो, जो जातियां टूटी थी वो हम्म। जातियां वापस आए, और समाजवादी पार्टी पब्लिक में कितना जाती है, सरकार के खिलाफ कैसा माहौल बनाती है, बिल्कुल। बिल्कुल। इन बिल्कुल। सब बातों पे निर्भर करेगा। जी बिल्कुल सर। जितेंद्र जी। जो जातियां जोड़ेगा वो जीतेगा, यही फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीतने का, जो मुझे लगता है आपको भी उससे इत्तेफाक होगा। लेकिन राम मंदिर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पीडीए का हो या अन्य कई सारे मुद्दे हैं जो अखिलेश के लिए काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो जमीन खो दी है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में उनको बड़ा बैंडेड जनता ने दिया था लोकसभा चुनावों में, उसको अखिलेश अगर कैरी फॉरवर्ड कर लेते, जनता से जुड़ जाते, तो शायद पिक्चर कुछ और होती, जैसा कि हेमंत सर बता भी रहे हैं। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। हेमंत सर, बहुत जुड़ने के लिए शुक्रिया, पूरी जानकारी देने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला चुनाव, क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि लगातार जो गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश की लगातार बढ़ रही हैं। चुनावी सर्वेक्षण भले ही हो रहे हों, लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा सर्वे सही है, कौन सा सर्वे गलत है। सर्वे होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जमीनी हालात उत्तर प्रदेश के बिल्कुल अलग होते हैं, जो हमें आने वाले समय में दिखाई पड़ जाएंगे। हेमंत सर, बहुत धन्यवाद आपका, दोबारा से धन्यवाद।